हम आज बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसके इर्द गिर्द घूमती थी सिवान या यूँ कहें बिहार की राजनीति। हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। और हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसके बिना मर्जी से सिवान में पत्ता भी नहीं हिल पाता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की। आज शहाबुद्दीन की चर्चा फिर से एक बार उस समय होने लगी जब महज कुछ ही महीनों के बाद बिहार विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार विधानसभा के जो चुनाव होंगे उसमें सिवान जिले की अगर बात करें तो सिवान और महाराजगंज मिलाकर के कुल 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। और इस 8 विधानसभा सीटों पर अगर किसी ने मुहर लगाने का काम करेगा तो उस शख्स का नाम है पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन। यानी कि शहाबुद्दीन ही आरजेडी की टिकट पर कौन सा व्यक्ति चुनाव लड़ेगा उस पर वो मुहर लगाने का काम करेंगे। आपको बता दें कि अभी पूर्व सांसद शहाबुद्दीन कानूनी शिकंजे के पेच में फंसे हुए हैं और दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। लेकिन भले ही वो तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन आज भी सिवान की जो राजनीति है उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रहती है। बिहार की अगर राजनीति की बात हो और मोहम्मद शहाबुद्दीन की चर्चा न हो तो राजनीति अधूरी मानी जाती है। हम शुरुआत करते हैं सिवान से। सिवान की अगर हम बात करें तो पिछले अगर चुनाव की हम बात करें विधानसभा चुनाव की तो उस समय आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन था। उस समय जो कभी काफ़ी करीबी लालू प्रसाद यादव और मोहम्मद शहाबुद्दीन के माने जाते थे, जो कि बिहार के पूर्व मंत्री और सिवान के कद्दावर नेता अवध बिहारी चौधरी, उस समय उन्हें टिकट नहीं मिला था। वो जेडीयू में शामिल हुए थे और उस समय टिकट मिला था सिवान से जेडीयू की सीट से बबलू चौहान, जो कि नगर परिषद के सभापति हुआ करते थे। यानी कि उस समय गठबंधन हो गई थी आरजेडी और जेडीयू की। लेकिन इस समय अगर सिवान की हम बात करें तो फिर से एक नई दिशा देखने को मिल रही। यानी कि कल के जो पूर्व मंत्री अवध बिहारी चौधरी जेडीयू में हुआ करते थे, फिर उन्होंने आरजेडी का दामन थामा और आज वो मोहम्मद शहाबुद्दीन और लालू तेज प्रताप तेजस्वी के साथ खड़े हैं। दूसरी तरफ अगर बात कर लें हम जीरादेई की, तो जीरादेई में भी गठबंधन से उस समय रमेश सिंह कुशवाहा को टिकट मिला हुआ था, जो कि आज सिटिंग कैंडिडेट भी हैं और वहां से विधायक हैं। कुल मिलाकर 8 सीटों पे अगर हम बात कर लें तो उपचुनाव हुआ, जैसे कि दरौंदा का उपचुनाव हुआ। दरौंदा की जो विधायक थी कविता सिंह लोकसभा सीट पर सिवान संसदीय सीट से चुनाव लड़ी और जीत हासिल हुई। मोदी की लहर थी और लोगों ने उन्हें जिताने का काम किया। और उस समय दरौंदा की जो सीट थी वो खाली हो गई और वहां पर एक बार फिर से उपचुनाव हुआ और आरजेडी ने कैंडिडेट के तौर पर उमेश सिंह को वहां से उतार दिया। उमेश सिंह की जो पहचान थी वो क्षेत्र में नहीं थी, जिसके कारण उमेश सिंह को पटकनी खानी पड़ी और निर्दलीय प्रत्याशी जो कि बीजेपी में रहा करते थे कर्णजीत सिंह उर्फ ब्यास सिंह की ताजपूसी हुई और वहां से दरौंदा विधानसभा क्षेत्र में अपना कर्णजीत सिंह ने झंडा लहराने का काम किया। हम रघुनाथपुर की अगर बात कर लें, रघुनाथपुर में हरिशंकर यादव उस समय आरजेडी के सीट से चुनाव लड़े हुए थे। हरिशंकर यादव ने कहा था, जब भागलपुर जेल से जब निकलकर मोहम्मद शहाबुद्दीन सिवान आए थे तो उन्होंने कहा था कि मोहम्मद शहाबुद्दीन हमारे लिए भगवान है। और ऐसा कहा भी जाता है कि काफ़ी वो जो हरिशंकर यादव एमएलए है रघुनाथपुर के, आरजेडी के एमएलए हैं, वो मोहम्मद शहाबुद्दीन के काफ़ी करीबी भी माने जाते हैं। लेकिन इस बार दाव फंसता नजर आ रहा है, क्योंकि अगर भाकपा माले और आरजेडी का गठबंधन होकर बिहार में चुनाव लड़ा जाता है तो फिर संभावना व्यक्त की जा रही है कि रघुनाथपुर की सीट माले यानी कि भाकपा माले के खाते में जा सकती है।
और कहीं ना कहीं हरिशंकर यादव के लिए एक खतरे की घंटी वहां से साबित हो सकती है। फिर हम बात कर ले गोरिया कोठी की। गोरिया कोठी में अभी आरजेडी के विधायक हैं सत्यदेव सिंह, जो प्रभुनाथ सिंह के काफ़ी करीबी माने जाते हैं और ऐसा कहा जाता है कि सिवान में शहाबुद्दीन और प्रभुनाथ सिंह जो चाहेंगे, जिन्हें चाहेंगे, जिन पर मुहर लगा देंगे, उनका टिकट कन्फर्म हो जाएगा। लेकिन आज गोरिया कोठी से आरजेडी के कई दावेदार हैं। रेणु यादव हैं और सिटिंग कैंडिडेट जो सत्यदेव सिंह हैं वो तो हैं ही। अब हम बात करते हैं फिर से एक बार आपको सिवान विधानसभा क्षेत्र की जो बात की है, जो अवध बिहारी चौधरी के बारे में हमने आपको बताया। फिर अलग अलग कई इलाकों से हम चाह रहे हैं कि आपको हम पूरी जानकारी दें कि कैसे किन क्षेत्रों में कौन व्यक्ति लड़ सकते हैं, क्योंकि महज 4 से 5 महीना विधानसभा चुनाव के बच चुके हैं। हम बात करेंगे दरौली विधानसभा क्षेत्र की जो सुरक्षित सीट है, वहाँ से जो अभी आरजेडी के जो वर्तमान जिलाध्यक्ष है परमात्मा राम चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन वहाँ से पराजित हासिल होना पड़ा। और अभी जो है वहाँ के जो विधायक है वो भाकपा माले से सत्यदेव राम है। अगर आने वाले समय में भाकपा माले से समझौता आरजेडी का हो जाता है तो 2 सीट जो संभावित जो 2 सीटें हैं, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि दरौली और रघुनाथपुर भाकपा माले के खाते में जा सकती है। अब हम बात करेंगे बड़हरिया की। बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू के विधायक हैं श्याम बहादुर सिंह। हम पिछले अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस समय जो आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन थे, उसमें आरजेडी के लोग श्याम बहादुर सिंह को चुनाव जिताने का काम किया था, यानी कि गठबंधन थी। लेकिन इस बार गठबंधन नहीं है, तो यह माना जा रहा है कि कई नए कैंडिडेट आ सकते हैं आरजेडी के खाते से। लेकिन कह पाना मुश्किल है, चुनाव है, कुछ भी हो सकता है। आने वाले समय में क्या नीतीश जो सीएम है बिहार के, वो बीजेपी के साथ बने रहेंगे या फिर से एक बार वो करवट मारने का काम करेंगे, ये कह पाना बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि यह राजनीति है और राजनीति में कुछ भी संभव है। लेकिन शहाबुद्दीन की बात इसलिए हम कर रहे हैं कि शहाबुद्दीन एक ऐसे शख्स हैं जो कि भले ही तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन आज भी शहाबुद्दीन जो चाहेंगे वही पार्टी के अंदर होगा। यानी कि वो जिन जिन लोगों पर मुहर लगाएंगे उन्हें ही सिवान विधानसभा की कई सीटें हैं जो लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, उन सभी सीटों पर जब शहाबुद्दीन की मुहर लगेंगी तब जा कर के वही लोग चुनावी मैदान में होंगे, उन्हीं को सिंबल मिलेगा। तो जाहिर तौर पे ये हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आज भी जो शहाबुद्दीन है, राजनीतिक पकड़ उनकी एक अच्छी है, जिसको लेकर के काफ़ी वो सुर्खियों में शाये रहते हैं। अब हम बात करते हैं महाराजगंज की। महाराजगंज में भी उस समय जो पूरे बिहार में जेडीयू आरजेडी का गठबंधन था, उस समय वहाँ से हेम नारायण शाह जेडीयू के विधायक के तौर पे चुने गए। लेकिन आज गठबंधन नहीं है, आरजेडी से कई कैंडिडेट वहाँ पे हैं। लेकिन अभी हम नामों की चर्चा इसलिए नहीं करेंगे कि जब चुनाव थोड़े से नज़दीक आएंगे और जब दौरा उनका तेज होता जाएगा, उस समय हम आपको बताएंगे कि कौन लोग महाराजगंज से आरजेडी के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। हम एक बार फिर दौरौंदा की तरफ चलेंगे। दौरौंदा की अगर हम बात करें तो उस समय जब उमेश सिंह को जब टिकट मिला था, तो आपको बताते चले कि राजद खेमा भी काफ़ी मायूस दिखा। कारण यह था कि उमेश सिंह का क्षेत्र में वो पकड़, वो दबदबा नहीं था और अचानक उमेश सिंह टिकट लेकर चले आए, जिसके कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उस समय शैलेंद्र यादव थे, मुन्ना शाही थे, के सिंह थे, बीके सिंह थे, तमाम कई ऐसे नाम थे। बीके सिंह वैसे पहले भी आरजेडी से वहाँ पे चुनाव दौरौंदा में लड़ चुके हैं। इस तरह के कई नामों की चर्चा थी, लेकिन अचानक से जो उमेश सिंह टिकट लेकर के आ गए, उसके बाद से रिएक्शन में वोट कर्णजीत सिंह और व्यास सिंह को चले गए, और जिसको लेकर व्यास सिंह ने एक भारी बहुमत के साथ जीत हासिल की। तो इस तरह से अगर हम बात कर ले तो कुल मिला जुला करके 8 विधानसभा के बारे में हमने आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से अब बताने का काम किया है। कुल मिला जुला कर यह है कि कोरोना जैसी महामारी भले ही चल रही है, लेकिन उन सभी के बावजूद
जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार हैं वो चुनाव की तैयारियां करने में लग चुके हैं। आला अधिकारियों को अल्टीमेटम दिया जा चुका है, चुनाव से संबंधित कहा जा चुका है कि आप तैयारी कर लें और जो समय निर्धारित है उसी समय में चुनाव होना तय है। हमारे खबर को दिखाने का मकसद यह है, विशेष करके अगर सिवान की अगर बात करें तो हम इसलिए इस खबर को दिखा रहे हैं क्योंकि कुछ नए चेहरे आ सकते हैं इस विधानसभा चुनाव में। पूरे सिवान अगर लोकसभा सीट की हम बात करें तो कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं और इसमें कुछ नए चेहरे आने की संभावना है। तो ऐसे में इन सभी चेहरों पर भले ही तेज प्रताप, लालू यादव, तेजस्वी टिकट देने का काम करेंगे, लेकिन सिवान की जो सीट है इस पर शहाबुद्दीन ही मुहर लगाएंगे और तब जाकर के उनको सिंबल मिल पाएगा। हमारा चैनल देखने के लिए, एटीएन लाइव को देखने के लिए, सारी खबरों से अपडेट होने के लिए यूट्यूब पर जाएं और atnlive.in पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं और इसी तरह से हमारे साथ आप जुड़े रहें। हम आपको चुनाव से जुड़ी एक एक छोटी बड़ी पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाने का काम करते रहेंगे। हमारे सहयोगी आशीष कुमार, गोलू के साथ चंदन कुमार, एटीएन लाइव सिवान। गर्मी की होगी अब छुट्टी, घर बैठे मंगाए कूलर, पंखा और घरेलू वायरिंग के सामान फ्री होम डिलीवरी के साथ। हेवल्स, एंकर, फिलिप्स और क्रॉम्पटन के एकमात्र अधिकृत विक्रेता मनीष इंफोकॉम एंड मोबाइल, मखदुम सराय मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 9934019286। टॉप 50 को समर्थवान बनाने हेतु समर्थया क्लासेज में मुफ्त में शिक्षा, रहने एवं खाने पीने की व्यवस्था उपलब्ध है। समर्थया क्लासेज एंड इंस्टीट्यूट ऑफ IITG, मेडिकल, बोर्ड्स, KBPY एंड NTSC इत्यादि। इंक्वायरी हेड ब्रांच हाजीपुर बिहार। कॉन्टैक्ट नंबर है 7631407621, 77659400794। सेकेंड ब्रांच अंबिकापुर छत्तीसगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर है 7692943679, 91790244743। सिवान ऑफिस 8292923309। मोड ऑफ टीचिंग ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ। लिमिटेड सीट्स ओनली। बिहार बोर्ड के जारी 10वीं कक्षा के रिजल्ट के आधार पे जो भी टॉप 10 में 41 बच्चे हैं, हम उन सभी बच्चों को मुफ्त में शिक्षा, रहना और खाने पीने की सारी सुविधाएं हम लोग सामर्थ्य क्लासेस की तरफ से देना चाहते हैं। उन बच्चों को जो भी इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं वो यहाँ पे रहते हुए हाजीपुर में सारी सुविधाओं का फ़ायदा उठा सकते हैं। ये टीम IITian, NITians, BIT एवं डॉक्टर्स की बनी हुई है। चूँकि अभी लॉकडाउन है तो अभी तत्काल में हम लोग तत्कालिक प्रभाव से हम लोग उन लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, जहाँ पे वो लाइव क्लासेस का फ़ायदा उठा पाएंगे और लॉकडाउन खुलने के बाद वो यहाँ पे मूव कर सकते हैं, यहाँ रह के अपनी सारी सुविधाएं का फ़ायदा उठा सकते हैं। उनसे कॉन्टैक्ट हो रहा है? बिल्कुल, सारे बच्चों से हम लोग कांटेक्ट कर रहे हैं। 41 बच्चे हैं, उन लोगों से एक एक करके हम लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, उन तक की इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं सो दैट कि उन्हें समझ में आए कि क्या है, क्या सुविधा है, मिल सकती है, कैसे उसका फ़ायदा उठा सकते हैं और कैसे हमारे ऑनलाइन क्लासेज में वो तत्काल में जुड़ सकते हैं, ताकि अभी से ही उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना और कंटिन्यूएशन में हो जाए। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा वो यहाँ पे मूव कर सकते हैं और अपना आगे का क्लासरूम पर पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा क्यों, क्या मकसद है? देखिए, हम लोग मेक इन बिहार के तहत में पिछले 3 सालों से 6ठी क्लास के से बच्चों को मुफ्त में पढ़ा रहे हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं। तो बिहार बोर्ड में जैसा हमें पता है कि बहुत सारे बच्चे इनमें से ऐसे होंगे जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होंगे कि वो अपनी पढ़ाई पैसा खर्च करके कर पाएँ। तो हम लोग वैसे सभी बच्चों को ये सुविधा प्रोवाइड करना चाहते हैं कि वो भी ये फ़ायदा उठा सकते हैं और उनमें कॉन्फिडेंस हो, क्योंकि अभी 10वां में वो लोग काफ़ी अच्छा किए हैं तो आगे उनमें एक कॉन्फिडेंस वो जनरेट हुआ ही है, प्लस एक साथ मिलेगा तो उनका कॉन्फिडेंस और आगे उन्हें बढ़ाने में सहायता करेगा।